पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा 3 साल पहले मैं अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था, जिसके बाद लिन छिंगशुए को यकीन हो गया कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सच में मैं देश के लिए एक बेहद गुप्त रिसर्च मिशन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन आज की रात वह सब कुछ भूलकर बस उससे मिलने जाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी दोस्त ली छियन के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। दोनों ने तय किया कि हॉस्टल का मुख्य दरवाजा बंद होने के बाद वे चुपके से नीचे उतरेंगी, वार्डन के सो जाने का इंतजार करेंगी, फिर खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाएंगी। देर रात दोनों दबे पांव लड़कियों के हॉस्टल की पहली मंजिल तक पहुंची। वार्डन के कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए उन्हें लगा कि रास्ता साफ है। दोनों ने मिलकर बड़ी सावधानी से खिड़की खोली और लिन छिंगशुए फुर्ती से बाहर निकलने लगी। जाते जाते उसने ली छियन से कहा कि खिड़की अच्छे से बंद कर देना। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरी, उसका पैर पास पड़े एक खाली कोला के डिब्बे पर पड़ गया। अगले ही पल जोरदार खड़खड़ाहट गूंज उठी। आवाज सुनते ही वार्डन के कमरे की लाइट जल गई और अंदर से गुस्से भरी आवाज आई, फिर कौन है जो खिड़की फांद कर बाहर निकल रहा है? ये सुनते ही लिन छिंगशुए का चेहरा उड़ गया। उसने जल्दी से अपनी दोस्त को भागने के लिए कहा और खुद भी पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उधर ली छियन ने तुरंत खिड़की बंद की और वार्डन के बाहर आने से पहले सीढ़ियों की तरफ भाग गई। किसी तरह दोनों इस मुसीबत से बच निकली। करीब आधे घंटे बाद लिन छिंगशुए आखिरकार उस होटल के बाहर पहुंच गई जहां छू शेंग ठहरा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े छू शेंग ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई? लिन छिंगशुए ने गर्व से मुस्कुराते हुए बताया कि वह हॉस्टल की खिड़की फांद कर आई है। उसके चेहरे पर शरारती चमक थी, मानो उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। फिर उसने मजाक में कहा, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अंदर भी नहीं आने दोगे? उसकी बात सुनकर छू शेंग मुस्कुरा दिया और रास्ता छोड़कर उसे अंदर आने दिया। कमरे में घुसते ही लिन छिंगशुए बिल्कुल अपने घर जैसी बेफिक्री से बिस्तर पर उछलकर बैठ गई। उसने कंबल उठाया, बिस्तर के पास की खाली जगह थपथपाई और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिया। छू शेंग को इशारे से बुलाने लगी। उसकी आंखों में शरारत भी थी और अपनापन भी। वह बोली, आओ ना, यहाँ बैठो, इतनी दूर भाग दौड़ करके आई हूँ, अब थोड़ा मेरे साथ बातें करो और मेरी थकान दूर कर दो। उस पल कमरे का माहौल बेहद गर्मजोशी भरा था। लिन छिंगशुए की सारी हिम्मत, उसकी बेचैनी और छू शेंग से मिलने की चाह साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस रात वह बस उसके साथ कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहती है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन जब मैं हल्की सी उदासी छुपाते हुए मुस्कुराकर लिन छिंगशुए के पास गया तो मैंने मजाक में पूछा, इतनी रात को मेरे पास आ गई हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इस पर उसने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं लगातार उसकी तरफ देखता रहा, जिससे उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वह शर्माते हुए बोली, तुम ऐसे लगातार मुझे मत देखा करो। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, पहले मुझे एक बार गले लगा लो। जैसे ही उसने मुझे ध्यान से देखा, उसे एहसास हो गया कि मैं बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। पहले मेरी आंखों में आत्मविश्वास और जोश साफ दिखाई देता था, लेकिन अब उनमें थकान, उदासी और खोखलापन बस गया था। शायद मैं अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन छिंगशुए मेरी हालत समझ चुकी थी। लिन छिंगशुए ने बिना कुछ कहे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी अनजाने में छोटे बच्चे की तरह उसके करीब सिमट गया, जैसे कोई थका हुआ इंसान आखिरकार अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंच गया हो। वह प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरती रही और कमरे में एक सुकून भरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी नहीं बता सकता। उसने मेरी मजबूरी समझ ली और बिना जोर डाले मेरे घुटनों पर सिर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। तभी अचानक मेरे पेट से भूख की आवाज आई। उसने हंसते हुए पूछा, तुम्हें भूख लगी है ना? तब मुझे एहसास हुआ कि पूरे दिन की भागदौड़ में मैंने कुछ खाया ही नहीं था। यह सुनकर लिन छिंगशुए ने तुरंत कहा, तो चलो रात का कुछ मंगा लेते हैं। मैंने याद दिलाया, तुम तो कहती थी कि रात में खाना खाने से वजन बढ़ता है। इस पर वह शरारती अंदाज में बोली, अगर तुम मुझे खाने के लिए बुलाओगे तो मैं सिर्फ थोड़ा सा खा लूंगी। मैंने मजाक किया, फिर अगर तुम्हारा वजन बढ़ गया तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। इस पर उसने हंसते हुए एक नया आइडिया दिया, चलो सिक्का उछालकर फैसला करते हैं। हेड आया तो खाएंगे, टेल आया तो नहीं खाएंगे, और अगर सिक्का टूट गया तो आज कुछ नहीं खाएंगे। उसकी इस अजीब सी बात पर मैं भी हंस पड़ा और बोला, रहने दो, सिक्का उछालने की जरूरत नहीं है, बस मिस लिन थोड़ी सी मेरी मदद कर देंगी खाने में। वह तुरंत बोली, याद रखना ये तुम्हारा निमंत्रण है, मैं खुद खाने की जिद नहीं कर रही। पता नहीं क्यों, लेकिन लिन छिंगशुए के आने के बाद मेरा भारी मन धीरे धीरे हल्का होने लगा था। उसने तुरंत खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन डिलीवरी आने में अभी लगभग आधा घंटा बाकी था। तब उसने अपना मोबाइल हिलाते हुए उत्साह से पूछा, जब तक खाना आता है क्या हम टीवी देखें? मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छी ड्रामा सीरीज खोजी है। मैंने चुपचाप हामी भर दी। वह आराम से मेरी बाहों में और भी सिमट गई, अपनी पसंदीदा पोजीशन बनाकर बैठ गई और फिर अपना पसंदीदा रोमांटिक ड्रामा चलाने लगी। मैं भी कुछ नहीं बोला, बस उसे अपनी बाहों में लिए हुए उसके साथ चुपचाप वह ड्रामा देखता रहा। शायद उस पल मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी किसी की मौजूदगी ही सबसे बड़ी तसल्ली होती है, और लिन छिंगशुए मेरे लिए वही सुकून बन चुकी थी। रात का माहौल बेहद शांत था। कमरे में बस टीवी पर चल रहे ड्रामे की आवाज और लिन छिंगशुए की खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी। उसकी एक प्यारी आदत थी, जब भी कोई मजेदार सीन आता और वह मेरी बाहों में होती तो हंसते हंसते बेचैन होकर इधर उधर हिलने लगती। कुछ देर बाद वह अचानक शांत हो गई। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे भविष्य के बारे में, हमारे अपने घर के बारे में। फिर उसने एक खूबसूरत तस्वीर खींचनी शुरू की। एक ऐसा घर जहां हमने मिलकर सोफा और कालीन चुने हों, एक खुली बालकनी हो जहां ठंडी हवा चलती हो और हमारे लगाए हुए फूल पौधे महकते हों, रसोई में मेरे लिए उसके हाथों का बना गर्म सूप पक रहा हो, और शायद हम किसी बेसहारा बिल्ली को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लें। वह
मुस्कुराते हुए आगे बोली, शाम को जब तुम काम से वापस आओगे और दरवाजा खोलकर कहोगे मैं आ गया, तो मैं दौड़कर तुम्हें गले लगा लूंगी। हमारी बिल्ली भी तुम्हारे पैरों से लिपट जाएगी। बिल्ली तुम्हारी होगी, बाहर की चांदनी और सितारे तुम्हारे होंगे, और मैं भी सिर्फ तुम्हारी होंगी। ये कहते हुए लिन छिंगशुए ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ऐसा भविष्य हो सकता है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल, हम 80 साल की उम्र तक भी एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करेंगे। वह तुरंत हंस पड़ी और बोली, तो क्या 81 साल की उम्र में हम लड़ाई शुरू कर देंगे? उसकी बात सुनकर माहौल और भी हल्का और प्यारा हो गया। इसके बाद वह उत्साह से हमारे बुढ़ापे की कल्पना करने लगी। उसने कहा कि वह देखना चाहती है कि 60 साल बाद भी क्या हम साथ होंगे, हमारे कितने बच्चे और पोते पोतियां होंगे, और क्या हम दोनों मिलकर पार्क में डांस किया करेंगे। फिर उसने मजाक में कहा कि जब पोते पोतियां पूछेंगे कि दादा दादी की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, तो वह उन्हें बताएगी कि तुम्हारी दादी ने पहले मेरा पीछा किया था और जवान होने पर वह तुम सबसे भी ज्यादा प्यारी थी। मैंने भी मजाक में कहा कि अगर बच्चे दांत साफ नहीं करेंगे तो मैं उन्हें डराऊंगा कि अगर ब्रश नहीं किया तो तुम्हारी दादी की तरह बिना दांतों वाली बूढ़ी अम्मा बन जाओगे। ये सुनते ही लिन छिंगशुए नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, तुम खुद बिना दांतों वाले बूढ़े बाबा बनोगे। उस रात बहुत समय बाद पहली बार मैंने अपनी सारी चिंताओं और अपने रिसर्च के कामों को एक तरफ रखकर खुद को थोड़ा आराम करने दिया और बस उसके साथ इस सुकून भरे पल को जिया। लेकिन रात की यह शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सोते समय अचानक मुझे एक भयानक सपना आया। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया, चेहरा दर्द और डर से भर गया और मैं चीखते हुए बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की के बाहर सुबह की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मेरी चीख सुनकर बगल में सो रही लिन छिंगशुए भी घबरा कर उठ बैठी। उसने नींद भरी आंखों से मुझे देखा, फिर तुरंत मेरे पास आकर मेरे सीने से लग गई। मेरी तेज धड़कनों को सुनते हुए उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? मैंने हल्के से सिर हिला दिया। वह प्यार से मुस्कुराई और मेरा हाथ थामकर बोली, डरो मत, मैं यही हूँ, अब आराम से सो जाओ। उसकी बातों से थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन उस डरावने सपने ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी थी। अगली सुबह लिन छिंगशुए बहुत जल्दी उठकर खास तरीके से तैयार होने लगी। उसे देखकर किसी ने मजाक में कहा, इतनी सज धज कर तैयार हुई हो, क्या चाहती हो कि तुम्हारा शाओयू तुम्हें देखकर बस तुम्हें ही देखता रह जाए? और इसी हल्के फुल्के अंदाज के साथ एक नए दिन की शुरुआत हुई। पहली बार जब मैं और लिन छिंगशुए अकेले घूमने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले थे, तो वह सुबह सुबह बहुत सज धज कर तैयार हो गई। उसके दोस्तों ने मजाक करते हुए कहा, इतना सुंदर बनकर जा रही हो, ध्यान रखना कहीं आज रात वापस हॉस्टल ही ना आ पाओ। लेकिन लिन छिंगशुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों पहली बार अकेले बाहर जा रहे हैं, तो जाहिर है मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ। उसकी इस मासूम खुशी को देखकर माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। दूसरी तरफ तभी मेरे फोन पर वांग वेइमिन का कॉल आया। मैंने कुछ पल सोचने के बाद फोन उठाया। उधर से गंभीर आवाज आई, श्याओछू, सेना की रिसर्च टीम ने उस मामले में नई खोज की है, तुम्हारे पास कब समय होगा? हमें तुम्हारी जरूरत है। उनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि मामला बेहद गंभीर है। वांग वेइमिन ने बताया कि म्यूटेटेड शिकारी कुत्तों के शरीर से निकाले गए जीन कोड की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। वह जीन कोड पृथ्वी पर पहले कभी देखे गए किसी भी जीव से मेल नहीं खाता था। यह खोज जितनी रोमांचक थी उतनी ही डरावनी भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कब सेना की प्रयोगशाला आ सकता हूँ, क्योंकि शायद सिर्फ मैं ही इस रहस्य को समझने में मदद कर सकता था। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा कि अभी मैं कुछ समय और स्कूल में बिताना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से लगातार रिसर्च, जिम्मेदारियों और अनगिनत दबावों के बीच जीते हुए मैं अंदर से थक चुका था। मैं बस कुछ समय के लिए एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहता था। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद जिंदगी को हमेशा बड़े मकसदों और भारी जिम्मेदारियों में उलझाकर रखना जरूरी नहीं होता। क्या बुरा होगा अगर मैं एक साधारण इंसान की तरह पढ़ाई पूरी करूं, लिन छिंगशुए के साथ आराम से प्यार करूं, शादी करूं और एक सामान्य लेकिन खुशहाल परिवार बनाकर जीवन बिताऊं? मुझे लगा कि हर इंसान को हमेशा दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं होती। वांग वेइमिन ने भारी आवाज में कहा, शायद सिर्फ तुम ही इस समस्या का हल ढूंढ सकते हो। लेकिन मैंने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया कि शायद मुझे खुद को थोड़ी लंबी छुट्टी देनी चाहिए। आखिरकार मैंने देश के लिए पहले ही बहुत कुछ किया था। चाहे मैं अब विज्ञान की दुनिया से दूर हो जाऊं, फिर भी मेरे योगदान इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। फोन कटने के बाद मैंने धीरे धीरे मोबाइल नीचे कर लिया। कुछ देर पहले तक जो मुस्कान मेरे चेहरे पर थी वह धीरे धीरे गायब होने लगी। मेरे मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर 3 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़कर मुंबई के कठिन इलाकों में जाकर लिथोग्राफी मशीनों पर रिसर्च करने का फैसला क्यों लिया था? क्या वह सिर्फ देश के लिए था, या मैं किसी ऐसे भविष्य की तलाश में था जहां अपने प्रिय लोगों की रक्षा कर सकूं? अब जब मेरे सामने सामान्य जीवन और फिर से जिम्मेदारियों के रास्ते खड़े थे, मैं खुद से यही पूछ रहा था कि आखिर मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। उस दिन जब लिन छिंगशुए खुशी खुशी मुझसे मिलने आई, तो उसने तुरंत महसूस कर लिया कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। पहले वाला निडर, आत्मविश्वासी और हमेशा मुस्कुराने वाला मैं अब कहीं खो गया था। बाहर से मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर भारी चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके पूछने पर मैंने आखिरकार स्वीकार किया कि हुआ के विज्ञान अकादमी में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। एक रहस्यमयी जीन कोड मिला था जो संभवतः पृथ्वी के बाहर से आया था और जिसकी क्षमताएं दुनिया में अराजकता फैला सकती थीं। अगर यह सच साबित हुआ तो केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती थी। मेरी चुप्पी देखकर लिन छिंगशुए समझ गई कि इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और मैं अपने कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ महसूस कर रहा हूँ। लिन छिंगशुए जानती थी कि मेरे अंदर कर्तव्य की भावना कितनी मजबूत है। वह समझ गई कि मैं केवल डर नहीं रहा था बल्कि इस बात से जूझ रहा था कि क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने अचानक मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन दिया और मुस्कुराते हुए बोली, जाओ वहाँ वापस जाओ जहाँ तुम्हारी जरूरत है। मैंने उदास होकर पूछा, तो क्या आज हम मनोरंजन पार्क नहीं जाएंगे? वह मुस्कुरा कर बोली, पागल, हमारे पास अभी बहुत समय है, आज नहीं तो किसी और दिन चले जाएंगे। लेकिन जो लोग अभी तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहे हैं उनके पास शायद इतना समय न हो। उसने मेरा हाथ
थाम कर कहा, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी की रोशनी नहीं हो, बल्कि अपनी क्षमता से बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी बन सकते हो। बस एक बात याद रखना, तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में मैं बहुत स्वार्थी हूँ। उसकी आंखों में गर्व और भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। उसके लिए मैं हमेशा वही निडर इंसान था जो हर मुश्किल का सामना करने की ताकत रखता था। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर का संदेह धीरे धीरे खत्म होने लगा। मैंने उसका हाथ मजबूती से थामा और मन ही मन खुद से पूछा, क्या मैं सच में वो इंसान बन सकता हूँ जो बिना डरे इस जिम्मेदारी को निभाए? कुछ क्षणों बाद मुझे अपना जवाब मिल गया, हाँ, शायद मैं कर सकता हूँ। 1 घंटे बाद सेना का हेलीकॉप्टर तेजी से विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला के सामने से उड़ान भरने लगा। मैं अपने कर्तव्य की ओर वापस लौट रहा था, जबकि लिन छिंगशुए स्कूल के मैदान में घास पर चुपचाप बैठी उस हेलीकॉप्टर को आसमान में दूर जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वास था, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, जिस इंसान से उसने प्यार किया है वह कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा। जिस पल लिन छिंगशुए ने हेलीकॉप्टर को आसमान में दूर जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, यही तो मेरा असली शाओ यू है, वही जो हमेशा मुश्किलों के सामने डटकर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने दिल से दुआ की, जिस लड़के को मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वह हर बुराई से सुरक्षित रहे और उसकी जिंदगी में कभी कोई बड़ी मुसीबत ना आए। उसने तय कर लिया कि चाहे कितना भी समय लगे, वह विश्वविद्यालय में रहकर श्याओ यू के लौटने का इंतजार करेगी। दूसरी तरफ दूर मुंबई की 7वीं पीढ़ी के एरोस्पेस इंजन रिसर्च बेस में एक बेहद गोपनीय भूमिगत प्रयोगशाला के अंदर इतिहास रचा जा रहा था। विशाल प्रयोगशाला के बीचों बीच एक रहस्यमयी नीली ऊर्जा से चमकता हुआ क्षेत्र मौजूद था, जिसके अंदर एक विशेष आकार का यान दिखाई दे रहा था। श्याओ यू कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा था और स्क्रीन पर बहते हुए अनगिनत डेटा उसके महीनों की मेहनत का परिणाम थे। श्याओ यू के पीछे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक जैसे ये जियानगुओ, वांग वेइमिन और लू योंग सांस रोके इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। आदेश मिलते ही हुआनियू नंबर 1 नामक कर्वेचर ड्राइव परीक्षण यान का पहला परीक्षण शुरू हुआ। यह यान सामान्य इंजनों की तरह प्रतिक्रिया बल के सहारे नहीं, बल्कि स्वयं मुड़े हुए अंतरिक्ष की सहायता से आगे बढ़ रहा था। यह दृश्य विज्ञान की सभी पुरानी धारणाओं को चुनौती दे रहा था। जैसे ही परीक्षण सफल होने लगा और सभी आंकड़े स्थिर दिखाई दिए, पूरा कंट्रोल सेंटर तालियों और खुशी के नारों से गूंज उठा। कई बुजुर्ग वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए। वे गर्व से बोले, तुमने फिर से देश के लिए इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक नया युग है। श्याओ यू ने राहत की सांस ली और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी गहरी आंखों में अब भी कई अनकहे रहस्य और चिंताएं छिपी हुई थीं। उधर झिंगदू विश्वविद्यालय में लिन छिंगशुए अपनी फाइनेंस की क्लास खत्म करके किताबें हाथ में लिए हॉस्टल की ओर लौट रही थीं। शरद ऋतु की धूप पेड़ों की पीली पत्तियों के बीच से छनकर उस पर पड़ रही थी। तभी उसके फोन पर एक विशेष एन्क्रिप्टेड संदेश आया। संदेश में लिखा था, कार्य का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। मैं सुरक्षित हूँ, मेरी चिंता मत करना। हमारी आतिशबाजी वाली मुलाकात का वादा मुझे याद है। वापसी की तारीख तय नहीं है, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास है। ये पढ़ते ही लिन छिंगशुए के चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान आ गई। उसने आसमान की ओर देखा, जहां दूर उड़ते विमान की सफेद रेखा दिखाई दे रही थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। उसी रात जब श्याओ यू की टीम सफलता का जश्न मना रही थी, उसके पास एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट में बताया गया कि रहस्यमयी जीन कोड का मामला सिर्फ वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी अज्ञात और गैर प्राकृतिक शक्ति के हस्तक्षेप के संकेत मिल रहे हैं। ये सुनकर श्याओ यू की आंखों में गंभीरता और दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देने लगा। इसके बाद श्याओ यू की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। दिन में वह कर्वेचर ड्राइव तकनीक को और बेहतर बनाने तथा अगले प्रयोगों की योजना बनाने में पूरी तरह डूबा रहता। वहीं रात में वह अपनी विशेष टीम के साथ अनंत ज्ञान भंडार में मौजूद असंख्य जानकारियों के बीच उस रहस्यमयी जीन कोड से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी खोजने में जुट जाता। दूसरी तरफ लिन छिंगशुए ने भी उसके अंदर बढ़ते तनाव और थकान को महसूस कर लिया था। हालांकि उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन चुपचाप अपने शहर की खास चीजें भेजती रही और वीडियो कॉल पर उसे विश्वविद्यालय की मजेदार घटनाएं सुनाकर उसका मन हल्का करने की कोशिश करती रही। आखिरकार एक गहरी रात को श्याओ यू को अनंत ज्ञान भंडार के एक बेहद पुराने और भूले हुए हिस्से में एक प्राचीन विलुप्त सभ्यता का रिकॉर्ड मिला। उस सभ्यता ने एक रहस्यमयी शक्ति का उल्लेख किया था, जिसे वे प्रारंभिक कोड, ओरिजिनल कोड कहते थे। ये खोज शायद उस जीन रहस्य को सुलझाने की पहली असली कुंजी बनने वाली थी। और इसी के साथ श्याओ यू को एहसास हुआ कि आगे का रास्ता पहले से कहीं अधिक खतरनाक लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक हफ्ते बाद आखिरकार सब कुछ शांत होता हुआ नजर आया। क्योटो यूनिवर्सिटी की झील के किनारे मैं और लिन छिंगशुए आमने सामने बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन इतने दिनों की भागदौड़ और खतरनाक मिशनों के बाद यह सुकून किसी सपने जैसा लग रहा था। लिन छिंगशुए मुझे ध्यान से देख रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या अब सब खत्म हो गया है? मैं कुछ पल चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि फिलहाल खतरा टल चुका है। जिस रहस्यमयी जैविक प्रयोग और प्रारंभिक कोड से जुड़ा संकट पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था, उसे रोक दिया गया है। लेकिन मेरे दिल में यह एहसास भी था कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, जिनसे भविष्य में दोबारा सामना हो सकता है। लिन छिंगशुए ने मेरी बात सुनकर धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि चाहे भविष्य में कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी। उसके लिए मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक या दुनिया को बचाने वाला हीरो नहीं था, बल्कि वह इंसान था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसकी इन बातों ने मेरे दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। इतने दिनों से मैं जिम्मेदारियों और दबाव के बीच खुद को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई है जो बिना किसी शर्त के मेरा साथ देने को तैयार है। मैं मुस्कुराया और उससे वादा किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मैं उसके पास वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद हम दोनों झील के किनारे टहलने लगे। डूबते सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और माहौल बेहद खूबसूरत लग
लग रहा था। लिन छिंगशुए अचानक हंसते हुए बोली कि पिछली बार जो अधूरी डेट रह गई थी उसकी भरपाई अभी बाकी है। उसने शिकायत की कि हर बार जब वह मेरे साथ समय बिताने की सोचती है तब कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझे उससे दूर ले जाती है। मैंने शर्माते हुए माफी मांगी और वादा किया कि इस बार मैं सच में उसे समय दूंगा। उसे देखकर मुझे महसूस हुआ कि जीवन में सिर्फ बड़े लक्ष्य और जिम्मेदारियां ही जरूरी नहीं होती, बल्कि उन लोगों को संजोना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो हर हाल में हमारा साथ देते हैं। हालांकि यह शांत पल बहुत सुकून देने वाला था, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में अभी भी एक हल्की बेचैनी बाकी थी। प्रारंभिक कोड का रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और अनंत ज्ञान भंडार में अभी भी कई अनसुलझे सवाल मौजूद थे। फिर भी इस बार मैंने फैसला किया कि भविष्य की चिंताओं में डूबने के बजाय वर्तमान को जीना ज्यादा जरूरी है। मैंने लिन छिंगशुए का हाथ मजबूती से थामा और मुस्कुराकर कहा कि चाहे आगे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जब तक हम साथ हैं हर समस्या का सामना कर सकते हैं। लिन छिंगशुए ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में हम दोनों एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसा भविष्य जिसमें प्यार भी था, जिम्मेदारी भी थी और साथ रहने का अटूट वादा भी। सूरज ढलने वाला था और सुनहरी रोशनी झील के पानी पर पड़कर उसे किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा बना रही थी। झील के किनारे लगी बेंच पर शाओयू और लिन छिंगशुए एक दूसरे के साथ बैठे थे। हालांकि शाओयू सुरक्षित वापस लौट आया था, लेकिन उसके चेहरे की हल्की पीली पड़ चुकी रंगत बता रही थी कि उसने हाल ही में कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। लिन छिंगशुए धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई और उसका ठंडा पड़ चुका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आवाज में राहत और भावुकता साफ झलक रही थी। उसने धीमे से कहा, तुम वापस आ गए, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है।